हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेट एट 1। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी जो भी बच्चे यूपी टेट, सी टेट, DSSB, NVS, KVS या फिर BEd या फिर DLEd के स्टूडेंट्स हैं। तो पिछले सीरीज में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। पहला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है। यानी कि आपको नाम बताना है उस टेक्निक का जिसमें टेबल्स में आपको वर्ड्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप पैसेज को पढ़ सकते हैं, उसका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका की रीडिंग, ऑप्शन नंबर 2 है आपका री रीडिंग, ऑप्शन नंबर 3 है आपका स्कैनिंग और ऑप्शन नंबर 4 है आपका स्कीमिंग। तो जो करेक्ट आंसर आपका आता है वो है स्कैनिंग। गाइस, स्कैनिंग मीन्स व्हाट? जब आप किसी वर्ड्स को एक बड़े से पैराग्राफ में ढूंढते हैं, स्कैनिंग मीन्स व्हाट? ढूंढना या खोजना। तो यही काम जो होता है सिमिलरली वही करता है, स्कैन करता है। दैट मीन्स जो आपने लिखा है, जो आपने देखा है पैरा में, उसी चीज को वहां पर देखता है, रखता है। ठीक है ना? तो यही आपका स्कैनिंग। की रीडिंग मीन्स होता है कि आपको एब्रीविएशंस दे दी जाती है, सॉरी, आपको छोटे छोटे वर्ड्स दे दिए जाते हैं, 3-4 वर्ड्स, और उसका मतलब जो ब्रॉड मीनिंग होती है वो आपको बता दिया जाता है और आपको वहां से हिंट मिलती है कि ये जो 3 लेटर्स दिए हुए हैं आपके इस पैरा में, उसका मतलब क्या है। री रीडिंग मीन्स होता है दोबारा रीड करना। तो ये सारे आपके की वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है आपका, हम सभी में आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। यानी कि जब बच्चा शुरुआती दौर पे मोटिवेटेड होता है तो सबसे पहले उसकी कौन सी चीज को आप पूरा करेंगे जिससे कि उसे मोटिवेटेड रहने की हेल्प मिले या मोटिवेट रहने में हेल्प मिले। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए अभिप्रेरणा क्या होती है, आपको ये सोचना है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है आपका सम्मान यानी कि एस्टीम। तो बच्चा जब छोटा है तो वहां पे एस्टीम उसकी डेवलप नहीं होती। बी होती है शारीरिक, सी है आपकी सामाजिक और डी है आपकी आत्म अनुभूतिकरण। तो सही आंसर है आपका यहाँ पे शारीरिक। गाइस, जब बच्चा छोटा होता है यानी कि जब नवजात शिशु होता है तो उसकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जैसे खाना पीना और जो पॉटी, ये सब पॉटी ट्रेनिंग है, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो दी जाती है। तो अगर बच्चे को टाइम से दूध मिल रहा है, वो टाइम से फीड करा जा रहा है बच्चे को, तो वहाँ पर उसे मोटिवेशन मिलता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मुझे फूड मिलने वाला है। तो यहाँ पे बच्चा मोटिवेटेड होता है रोने के लिए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको आपको याद रखना। ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है गाइज, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 23। कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या है। यानी कि जब एक टीचर क्लास में जाता है तो वहां पे इंस्ट्रक्शन देने के टाइम में जो सबसे पहली एक्टिविटी है वो क्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, ऑप्शन नंबर 2 है आपका उद्देश्यों की सूचना, ऑप्शन नंबर 3 है आपका विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना यानी कि टेल टॉपिक ओरली, और लास्ट है आपका श्याम पट्ट पर विषय वस्तु लिखना। तो गाइस, जो करेक्ट आंसर है आपका वो है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या। गाइस, जब एक टीचर लेसन प्लान बनाता है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग यानी क्लास के अकॉर्डिंग, तो वहां पर वो रखता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? उसके बाद वो रखता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद वो अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो जब वो टीचिंग लर्निंग के स्टेज में जाता है तो उसे तर्क देकर चीजों को समझाना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है और बच्चा पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है टीचिंग लर्निंग का वो होता है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, ताकि बच्चे को अंदर इंटरेस्ट पैदा हो और वो क्वेश्चन जो डायलॉग होता है यानी कि जो इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि अगर बच्चे को स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं आता, उसे लगता है कि ये जो स्टडीज है उनमें कुछ भी रोचक नहीं है, तो बच्चे उसकी तरफ ध्यान कम देते हैं। ठीक है ना? तो ये टीचर की जिम्मेदारी है कि ये कंटेंट को किस तरीके से रोचक बनाए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और ऐसे क्वेश्चन ही आपको अपने अपकमिंग एग्जाम्स में मिलेंगे। पहला ऑप्शन है आपका, नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, कमला उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर सी है आपका, अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, सुनील तुमने सही कहा। तो जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो है सुनील तुमने सही कहा। गाइज, आपने पढ़ा होगा जब आप
बीएड या बीटीसी कर रहे होंगे तो आपने पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। 2 टाइप्स के होते हैं, पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव, जब आप किसी कार्य को बच्चे से करवाना चाहते हैं तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, और अगर आप किसी बच्चे को कोई काम रुकवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो नहीं करे, तो वहाँ पे उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देनी है, उसे रोकना है। तो पॉजिटिव मीन्स उसको कोई प्राइज दीजिए, उसे प्रेज कीजिए कि वाओ बेटा वेरी गुड, और नेगेटिव मीन्स उसको पनिशमेंट दीजिए, या फिर ओरली या फिर जेस्चर के थ्रू से उसे ये शो करिए कि आपको उसकी एक्ट पसंद नहीं है। तो वहाँ पे बच्चा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट समझ जाता है कि हमारे टीचर को, हमारे गार्डियंस को कौन सी चीज़ नहीं पसंद है, और फिर बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ को गायब कर लेता है अपने बिहेवियर से। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, सुलीन, तुमने सही कहा। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी की क्षमता का विकास किया जा सकता है। तो किस तरीके से एक टीचर बच्चे के अंदर सेल्फ स्टडी की एबिलिटी डेवलप कर सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके। ऑप्शन नंबर 2 है आपका स्व अध्ययन का व्याख्यान देकर। ऑप्शन नंबर सी है आपका स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। तो जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो है नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। गाइस, जब आप बच्चों के सामने कोई चीज़ प्रस्तुत करते हैं, कोई भी कंटेंट प्रस्तुत करते हैं, तो जब आप उसके सामने एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया, फिर दूसरे की तरफ आपने मूव ऑन किया, फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फिर उसके बाद न्यू की तरफ मूव ऑन किया, तो ऐसे करते जब नए नए कॉन्सेप्ट बच्चे के सामने आते हैं तो बच्चे के अंदर सेल्फ स्टडी, आपने कहा कि बच्चे आज हम रूट्स पढ़ने वाले हैं, तो बच्चा नेक्स्ट डे तैयारी करके आएगा कि उसको इंटरेस्ट आएगा कि टीचर ने अगर कहा है रूट्स पढ़ने के लिए, तो हम आसपास में देखें अपने आसपास के सराउंडिंग्स में कि क्या वहाँ पे कितने टाइप्स की रूट्स आ रही हैं, तो बच्चा बुक में देख कर आएगा। तो ये सेल्फ स्टडी के लिए टीचर मोटिवेट कर सकता है इस तरीके से। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 26, संवेग क्या है, आपको बताना है कि ये संवेग यानी कि इमोशंस क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्यार व स्नेह। गाइस ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली यूपी टेट में। दूसरा ऑप्शन है आपका क्रोध व भय। ऑप्शन नंबर सी है आपका उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो है उत्तेजना या भावों में परिवर्तन। तो गाइस, संवेग मीन्स व्हाट, इमोशन मीन्स व्हाट। जब भी आपकी फीलिंग्स में आपके उत्तेजना में परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं, तो वो आपका अराउजल जो है वो संवेग कहलाता है। प्यार, स्नेह, क्रोध, भय ये आपके संवेग के उदाहरण है, टाइप्स है, ठीक है ना। लेकिन संवेग एग्जैक्टली है क्या, अराउजल या भावों में परिवर्तन, फीलिंग्स में चेंजेस, तो यही आपके टर्म देते हैं पर्टिकुलरली उनको संवेग यानी कि इमोशन। अगला प्रश्न है आपका, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या है। जब भी आप लर्निंग के लिए तैयार होते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पाठ्य पुस्तक पठन। ऑप्शन नंबर बी है आपका रुचि। ऑप्शन नंबर सी है आपका अनुभव, और ऑप्शन नंबर डी है आपका जिज्ञासा। तो जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो आपका जिज्ञासा। गाइस, किसी भी जो लर्निंग होती है, लर्निंग हमने पढ़ा है थॉर्नडाइक के नियम में, जो उन्होंने 5 नियम दिए थे, उनमें से एक नियम था कि बच्चा अगर खुद तैयार ना हो पढ़ने के लिए तो आप कोई भी टीचर उसे पढ़ा नहीं सकता। तो इसे थॉर्नडाइक ने दिया था तत्परता का नियम का नाम। वही चीज़ यहाँ पर भी आपको देखनी है। गाइज, ये जो आपका थियोरेटिकल पोर्शन है वो आपकी सीडीपी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपको थियोरेटिकल पोर्शन अपना अगर स्ट्रॉन्ग किया है आपने, तो यहाँ पे आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो अगर बच्चा, जो फर्स्ट स्टेप होता है सीखने का वो होती है जिज्ञासा। जब बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है किसी चीज़ को जानने की, तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है अपने कंटेंट में, टीचर के इंस्ट्रक्शन में, और वहाँ पर उसे चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी आप देखेंगे कि कोई बच्चा एंटी सोशल एक्टिविटीज में इंडल्ज है, कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं है, गलत मैसेज जा रहा है, तो वहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका छात्र को शारीरिक दंड यानी कि फिजिकल पनिशमेंट देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है उसे उपदेश यानी कि पर्च देना चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी है उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। गाइस, एक टीचर और पेरेंट्स जो है दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है कि टीचर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे के एकेडमिक एरिया के लिए, और जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उसके लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर बच्चे के अंदर अगर आप कोई चेंजेस देखते हैं क्लासरूम के अंदर, तो आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि आप उसके घर पे उसके पेरेंट्स से कंसल्ट करें कि क्या बच्चे के अंदर जो अवांछनीय व्यवहार परिवर्तन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर एक टीचर को चाहिए, जब बच्चा कोई एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहा है तो हो सकता है
है उसके बिहेवियर में, घर से कोई ऐसी एक्टिविटी हो, घर में कुछ ऐसा कृत्य हो जो देखकर परेशान हो जाता है, स्कूल में आकर उस चीज को निकाल पाता है, तो कई सारे एस्पेक्ट है। तो उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए कि बच्चा आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। जैसे कुछ बच्चे क्लास में स्कूल में आते हैं, अटेंडेंस लगती नहीं है, फिर कहीं चले जाते हैं स्कूल से, क्लास में मार पीट करना और टीचर को उल्टा सीधा बोलना, टीचर को उल्टा सीधा बोलना, ब्लैक बोर्ड खराब करना, तो ये सारी एक्टिविटीज में बच्चे इंडल्ज होते हैं। तो वहां पर टीचर को जानना चाहिए कि बच्चा ऐसा अनयूजुअल बिहेवियर क्यों कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है। आपको बताना है कि जो थॉर्नडाइक थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने जो व्यक्ति है यानी कि पर्सन है उसको किस आधार पर बांटा है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका चिंतन व कल्पना शक्ति यानी कि थिंकिंग एंड इमेजिनेशन के आधार पर, बी है आपका प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थ पूर्ण के आधार पर, सी है आपका स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो आपका चिंतन व कल्पना शक्ति यानी कि थिंकिंग एंड इमेजिनेशन के आधार पर। यानी कि थिंकिंग हमने बताया था, हमने डिस्कस किया था। अगर आप देखना चाहें वीडियोस तो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। 2 टाइप्स की थिंकिंग होती है, कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो उनके आधार पर उन्होंने व्यक्ति के व्यवहार को अध्ययन किया था। लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयास व त्रुटि यानी कि ट्रायल और एरर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, और इसी टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो ट्रायल एंड एरर में जो बेस है वो है क्या चीज, और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रेरणा, ऑप्शन नंबर सी है आपका लक्ष्य, और ऑप्शन नंबर डी है आपका वाद विवाद। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है लक्ष्य यानी कि एम। एम के ही यानी आपका लक्ष्य यानी कि जो आप फूड रखते हैं किसी भी एनिमल के सामने, जिस एनिमल के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसका लक्ष्य है फूड, उसको देखकर जो एनिमल है वो अलग अलग टाइप का बिहेव करता है, उसी के लिए बिहेव करता है, तो वही है आपका लक्ष्य, ठीक है ना। तो ट्रायल एंड एरर का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है लक्ष्य। तो गाइज यहाँ पे खत्म होते हैं हमारी CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लगे होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि जो कंटेंट है यहाँ पे वो यूजफुल है आपके फ्रेंड्स के लिए भी, तो उन्हें भी शेयर करें, और अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक और वीडियो में जहाँ पे हम और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।